नमस्कार साथियों, मित्रों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। मित्रों, हम लोग यूथ कॉम्पिटिटिव का लेखपाल का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोगों का तीसरा टेस्ट पेपर है, तीसरी सीरीज है। 2 टेस्ट पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। और चूँकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और परीक्षा कब होगी ये हम लोग नहीं निर्धारित करेंगे, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन हाँ, परीक्षा जब भी होगी बहुत कम समय में होगी, तो इसलिए अपनी तैयारी को पूरी धार दें और तैयारी पूरी अच्छी रखें, चूँकि परीक्षा में जिससे हम लोगों का कोई प्रश्न छूटने ना पाए और हम लोगों को ऐसा ना लगे कि परीक्षा नज़दीक आ गया है और हम लोगों को समय ना मिला। तो चलिए आज शुरू करते हैं टेस्ट पेपर 3। इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग के 25 प्रश्न हिंदी के हैं, तो हिंदी से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में ये रहा, वज्रदेह में समास बताएं। वज्रदेह में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्यों होगा? क्योंकि वज्रदेह जिसका शरीर वज्र के समान हो, अर्थात किसकी बात की जा रही है? तो बलराम की बात की जा रही है। बलराम मतलब भगवान कृष्ण के भाई। बलराम भगवान कृष्ण के भाई थे, उनकी शरीर वज्र के समान थी, तो उनकी बात की जा रही है, वज्रदेह। बहुब्रीहि समास की खासियत होती है इस शब्द का जो शब्द दिया होता है उसका मीनिंग तीसरा शब्द निकलता है। उसमें दिए हुए दोनों पार्ट को अगर अलग करेंगे तो उन दोनों से अर्थ नहीं निकलता, बल्कि एक तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, दशानन का अर्थ होता है 10 मुखों वाला, अर्थात रावण को बोलते हैं दशानन। तो ये बहुब्रीहि समास का दूसरा उदाहरण हुआ। तो पहले का ए ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, तो वचनामृत को अगर विग्रह करेंगे तो वचन रूपी अमृत ही विग्रह होगा। तो इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, वचन रूपी अमृत। नेक्स्ट आइए देखते हैं, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? तो भागीरथी, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची होता है। सुरसरी ये भी पर्यायवाची होता है, और मंदाकिनी भी गंगा का पर्यायवाची है। जबकि अवतरणी, अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अवतरणी एक बनाया हुआ शब्द है जो किसी का पर्यायवाची नहीं होता। हाँ, अवतार लेने वाले को अवतरणी जरूर बोलते हैं। और अगर गंगा की पर्यायवाची और देखें हम लोग तो विष्णुपदी, देव नदी, जाह्नवी ये सब गंगा के अन्य पर्यायवाची हैं। तो गंगा के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? दामिनी ये बिजली का पर्यायवाची है, चपला ये भी है, तड़ित ये भी है। जबकि छपा जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। छपा रात्रि का पर्यायवाची है, रात को छपा कहते हैं। रात का निशा, निशी, रात्रि, अमावस्या ये सब छपा के अन्य पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। जबकि चंचला और कौधा ये सब बिजली के अन्य पर्यायवाची में है। तो सही जवाब हम लोगों का हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, सहचर्य का विलोम शब्द क्या है? तो सहचर्य का विलोम अलगाव होता है। जबकि अगर वैमनस्य का देखें तो वैमनस्य का सौमनस्य होता है और सहयोग का असहयोग होता है। तो इस प्रकार 5 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सृष्टि का विलोम शब्द। सृष्टि का विलोम क्या है? प्रलय। प्रलय जो है वो सृष्टि का विलोम शब्द है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किंचित। किंचित तत्सम शब्द, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो किंचित का जो तद्भव शब्द होता है वो कुछ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से तत्सम कौन सा है? तीखा तत्सम होता है, वो तीक्ष्ण होता है। जबकि अटारी जो है ये भी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अट्टालिका होता है। और गहरा जो है ये भी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जो होता है वो गंभीर होता है। जबकि निकृष्ट, इसमें सही जवाब हम लोगों का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निकृष्ट। निकृष्ट जो है ये तत्सम शब्द है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निकृष्ट। नेक्स्ट आइए देखते हैं,
कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है वो दीर्घ संधि है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निह प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? निष्कलंक होगा, निष्कलंक होगा। अब इसमें हम लोगों को वर्तनी भी ढूंढनी है, सही कौन सी है? तो सही वर्तनी वाला जो निष्कलंक है वो ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग ध्यान में रखें, ये वर्तनी में भी पूछा जा सकता है निष्कलंक कैसे लिखते हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो अपने स्थान पर स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसे अच्युत बोलते हैं। अच्युत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। अटूट जो है न टूटने वाले को बोलते हैं, और जो अपनी बात से न टले उसे अटल बोलते हैं, और जो दिया न जा सके उसे अदेय बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्युत। नेक्स्ट आइए देखते हैं, जो नभ में चलता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे खेचर बोलते हैं। खेचर, खे का मीन्स होता है नभ या आकाश, और चर का मतलब होता है चलना, तो नभ में चलने वाले को खेचर बोलते हैं। आप शब्द को अगर तोड़ेंगे तो आप मीनिंग आसानी से निकाल पाएंगे, तो ऐसे प्रश्न ज़्यादा करके मीनिंग से ही अपने निकल जाते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वो विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़ी बुराई करना, छोटे से बचना अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत का जो अर्थ है वो क्या है? तो इसका जो कहावत होगा वो कहावत है, गुड़ खाना गुलगुले से परहेज। इस कहावत का ये अर्थ है। तो आप इस प्रश्न को भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रश्न जो है घुमा के बनाने के चांसेस के प्रयास भी किया गया है टेस्ट पेपर में, काफ़ी अच्छा प्रयास है। ऐसे प्रश्न बनते भी हैं कि जो डायरेक्ट कहावत को ऑप्शन में दे दिया जाए और मीनिंग को ऊपर रख दिया जाए, तो ऐसे भी प्रश्न बनने के चांसेज हैं। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। इसमें देखिए, राधा बाजार जाती है, जो ऑप्शन नंबर बी वाला है ये सही है। राधिका पुस्तक पढ़ रही, ये भी सही है। राम घर जाता है, ये भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, रामा घर को जाती है, को जो इसमें लगा है ये निरर्थक शब्द है, इसकी आवश्यकता नहीं थी, हम लोगों को त्रुटि ही पकड़नी थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं 16वां प्रश्न, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। इसमें हेतु के स्थान पे कौन सा वाक्य सही रहेगा? तो हम लोग अगर ऑप्शन नंबर सी में देखें तो कारण, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें कारण होना चाहिए, हेतु अशुद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं प्रश्न 17, एकांकिनी शब्द का लिंग बदलें। तो इसका सही जवाब होगा एकांकी। एकांकी शब्द में इनी प्रत्यय लगा के एकांकिनी बनाया गया है, स्त्रीलिंग बनाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एकांकी। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? इसमें जनता जो है, जनता सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द है। तो 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए देखते हैं 19वां प्रश्न, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्म है। तो इसमें जो कर्म है वो प्रथम पुरस्कार है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वह कर्म कहलाता है। तो क्रिया का प्रभाव पुरस्कार पर पड़ रहा है, प्रथम पुरस्कार पर, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की त्रुटि हम लोगों को पकड़नी है। 20वां प्रश्न, इसमें अधिकार जो है, तो अधिकार में ध पे जो होगी वो छोटी मात्रा होगी, तो पहला तो गलत हो गया, आप लोग ध्यान दीजिए, छोटी मात्रा होगी। और अनुसरण, अनुसरण में जो स बना हुआ है वो स छोटा वाला सा होगा, तो ये भी गलत हो गया। और जबकि डी में आगामी की जगह आगामी होता है, आगामी कोई शब्द नहीं होता, आगामी होता है। तो इस प्रकार डी वाला भी गलत हो गया।
तो सही लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी है, अध्ययन। अध्ययन हमेशा ये सही लिखा हुआ है। इसमें आधा ध होता है और दो पूरे य होते हैं। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं 21वां प्रश्न, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो मृत्युदंड वो कैसे लिखा जाएगा? तो सही इसका जो लिखने का तरीका है वो मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर डी देखिए, मृत्युदंड एकदम सही लिखा हुआ है। तो आप लोग ऐसे शब्दों को थोड़ा सा लिख के प्रयास करें जरूर, क्योंकि ऐसी त्रुटियां जो है वो बराबर प्रश्न में बनते हैं कि ताकि सब लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएं। नेक्स्ट आइए देखते हैं 22वां प्रश्न, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हों, ऐसे शब्द का चयन करना है। तो इसमें जो अंग है, अंग शब्द का कई मीनिंग निकलता है, जिसका आप भेद समझ सकते हैं, पक्ष समझ सकते हैं। इसका शरीर का कोई अंश हुआ, अंश होता है, अवयव होता है, एक देश का नाम भी है। तो अंग के कई मीनिंग होते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का एक गद्यांश है। गद्यांश आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, पढ़ के करिए, क्योंकि ये बहुत सरल होते हैं और सीधे परीक्षा में आते हैं। तो इसलिए गद्यांश पे कोई प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं जीएस का जो प्रश्न है। तो सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो सम्राट अशोक के टोटल 14 शिलालेख थे, जिसमें से उनका 13वां जो शिलालेख था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी लंबा था, जिसमें कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख का वर्णन 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो वह स्थान कौन सा था? तो ये प्रयागराज में किया गया था, प्रयाग में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो ब्रिटिश काल में। तो इसका सही जवाब है इस समय लेखपाल। और लेकिन ये प्रश्न एक बार पहले भी आ चुका है, जिसमें आयोग ने इसका काजी माना था। लेकिन सही विकल्प आगे से अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोग लेखपाल पे ही टिक लगाइएगा, लेखपाल ही ज़्यादा सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह रचना जो है ये सर मोहम्मद इकबाल जी द्वारा किया गया था। और कौन से सन में? तो 1905 में। आप लोग ध्यान रखें, 1905 में किया गया था। और पहली बार इस गीत को जो पढ़कर गाया गया था तो वो लाहौर कॉलेज में गाया गया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये इसका उद्देश्य जो था वो नमक के विरुद्ध, नमक कानून जो बना हुआ था। पहले क्या था कि अंग्रेज जो है वो नमक भी नहीं बनाने देते थे। जो समुद्र के किनारे लोग थे वो अपना नमक लेके उसको यूज भी नहीं कर सकते थे, इतना खतरनाक उनका कानून था। तो उसी कानून को ध्वस्त करने के लिए कि नमक का इस्तेमाल पूरे देश में होना चाहिए, उसी के विरुद्ध ये चलाया गया था। और ये आंदोलन चूँकि 1930 से लेके 31 तक चला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट आंदोलन था, जिसमें गांधी जी बहुत सक्रिय भूमिका निभाए थे। दांडी मार्च की शुरुआत इसी में हुई थी, गुजरात के दांडी से, जो 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था। तो ये नमक कर के विरुद्ध ये कानून, ये आंदोलन जो है वो चलाया गया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो ये कपास उद्योग के कारण कहा जाता है। तो कपास उद्योग की वजह से कोयम्बटूर को मैनचेस्टर बोला जाता है। मैनचेस्टर शब्द आप देखें तो आप ज़्यादा करके कपड़े या कपास वगैरह पे ही ध्यान दें, तो वो वहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। और अहमदाबाद को जो है वो भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो अगर नहीं जानते तो ये फैक्ट को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश का जिला है, यहाँ आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा आंवले के लिए भी प्रख्यात है। आंवले में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये सब फैक्ट तो आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं
तो चैनल पे जीएस दृष्टि साइंस की पूरी लेक्चर सीरीज पड़ी है घटना चक्र की, जिसमें साइंस के पूरी पुस्तक को पढ़ाया गया है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। बहुत ज़्यादा समय नहीं, 1-1.5 घंटे 2 घंटे का ही टाइम है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आप उसे देख लेंगे तो साइंस के कोई भी प्रश्न उससे बाहर आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद फिर आइए देखते हैं, नेक्स्ट है भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो बेंगलुरु को जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आईटी कंपनियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा उपस्थित हैं, और लगभग भारत का 33%, लगभग आप समझ सकते हैं 1/3% जो है इनका योगदान होता है निर्यात में। जो आईटी कंपनियों का जो निर्यात होता है प्रोडक्ट का, तो उसके लिए सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलुरु को। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, माले की राजधानी क्या। तो माले जो है ये मालदीव की राजधानी है। तो सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। मालदीव जो है ये हिंद महासागर में अवस्थित प्रवालों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है, और जिसमें लगभग 1100 से 1200 के आसपास द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे। समुद्र में अगर आप देखेंगे, अगर ये सी है, सी में छोटे छोटे लैंड को द्वीप बोलते हैं, तो 1100 से 1200 द्वीप पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा द्वीप है, जिसमें 200 लगभग 200 बस्तियाँ पाई जाती हैं 200 द्वीपों पर, बाकी तो लगभग खाली ही रहते हैं। और इनकी राजभाषा जो है वो धिबेही है, जिसे माही बोली जाती है। तो ये मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट आइए देखते हैं प्रश्न, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति जो है, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर इसकी परिक्रमा की बात करें तो ये 12 वर्ष में एक परिक्रमा सूर्य का लगाता है। कितना समय लग जाता है आप समझ सकते हैं। पृथ्वी जो है हमारी 1 वर्ष 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा, एक चक्कर उसकी लगा लेती है, लेकिन ये बृहस्पति जो है ये 12 वर्ष इसे लग जाता है। 12 वर्ष में अपनी परिक्रमा कंप्लीट कर पाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो इसमें जो अनुच्छेद सब दिए गए हैं, सब के सब जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी बोलते हैं, डीपीएसपी पे निर्धारित हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा हम लोगों का वो है 49 नंबर का अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा के लिए है। जबकि अगर 48 पे ध्यान दें तो 48 जो है ये कृषि और पशुपालन के लिए दिया गया है, और 48A अर्थात ये 48 का को अगर ध्यान दें तो ये पर्यावरण से संबंधित है। और जबकि 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का कार्यक्रम इसमें दिया गया है, कि कैसे कार्यपालिका अलग रहे और न्यायपालिका अलग रहे। तो सही जवाब हम लोगों का होगा वो अनुच्छेद 49 होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 244 जो है ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। चूँकि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में 4 राज्य दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इनके अनुसूची के बारे में वहीं पे प्रावधान दिया गया। उसके अलावा कहीं भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में कोई प्रावधान होता है तो अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। तो ये 1982 में स्थापित हुआ था, 1982 में। और एक और प्रावधान आप लोग याद रखिए, नाबार्ड कई बार परीक्षाओं में आता है। नाबार्ड की स्थापना जो है वो भी इसी समय हुई थी, 1982 में ही। तो दोनों डेट आप कंफर्म याद रखें, कंफ्यूज ना हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो इसका सही जवाब होगा पटाखों का जलना हो जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सभी जो है वो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको पकड़ने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहा हूँ। रासायनिक परिवर्तन आप देखिए, जब किसी वस्तु को वो अगर परिवर्तित हो जाए और परिवर्तित होने के बाद वो रिवर्सिबल ना हो, मतलब अगर एक बार पटाखा जल गया तो पटाखा को किसी भी हिसाब से वापस से फिर उसको नहीं बनाया जा सकता, वो ख़त्म हो गया है दूसरे रूप में, तो वो उसका रासायनिक परिवर्तन हो गया, कि मतलब वो वापस से बदलेगा नहीं। जबकि भौतिक परिवर्तन में आप देखेंगे कि वो
वापस से किसी दूसरी प्रक्रिया के द्वारा वापस लाया जा सकता है। आपको एग्जाम्पल देते हैं तो उससे आपको समझ में आएगा। दूध का दही में बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। अगर आप यहाँ पे एक गिलास दूध रखेंगे और फिर इधर आप उसको दही बना दिए तो दही को कुछ भी कर लीजिए वो वापस से दूध नहीं बनेगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। जबकि भौतिक परिवर्तन में आप अगर देखें तो पानी में अगर चीनी घोल दें, मान लीजिए एक गिलास पानी है और इसमें जो है हमने शक्कर डाला और घोल दिया और फिर एक विलेन बन गया, तो विलेन से फिर हमको चीनी निकालना हुआ तो हम उसको उबाल के पानी जब तक सूखने ना पाए तब तक हम उबालेंगे। उबालने के बाद लास्ट में हमें वापस से चीनी मिल जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि ये रिवर्सिबल होता है। भौतिक परिवर्तन हमेशा रिवर्सिबल होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक बार हो गया तो फिर खत्म हो गया। लकड़ी कोई अगर जल रही है, जलने के बाद राख बन जाएगी तो वापस नहीं की जा सकती। तो इसी प्रकार जो वापस से परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन में, आप बर्फ का टुकड़ा लीजिए, पानी, एक गिलास पानी को आप जमा देंगे तो वो बर्फ बन गया, तो ये भौतिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद उसको टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो वो पिघल के वापस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सागर की गहराई को नापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें फैथोमीटर जो है, फैथोमीटर का प्रयोग जो है वो सागर की गहराई को नापने के लिए किया जाता है। जबकि अगर यूडियोमीटर देखें तो ये गैस की मात्रा नापने के लिए उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, ये गैस के लिए है, आप लोग ध्यान रखें। और जो बैरोमीटर होता है ये वायुमंडल की दाब के लिए उपयोग होता है, ये भी प्रश्न बना हुआ है। और पेरिस्कोप जो है ये वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, कि दूर की कोई वस्तु हो उसे देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन के द्वारा किया जाता है। और जो है अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का नामकरण जो है रदरफोर्ड ने दिया था, गोल्डस्टाइन ने इनकी खोज की थी। जबकि अगर न्यूट्रॉन देखें तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई है। और रदरफोर्ड जो थे वो नाभिक की खोज किए थे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन जी को जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, हास्य गैस क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड को ही हास्य गैस बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। जिसका जो सूत्र होता है N2O होता है, आप लोग विशेष ध्यान दें। उसके बाद फिर चलते हैं, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। तो ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जबकि विटामिन ए की कमी से आप देखें तो रतौंधी रोग होता है, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी में देखेंगे तो बेरी रोग होता है। और विटामिन डी में देखें तो रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं, वो होता है विटामिन डी की कमी से। और अगर ए देखें तो ये गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और बी देखें तो ये अनाज और अंडे मांस वगैरह में पाया जाता है। सी तो आपको पता है नींबू खट्टे फल में वगैरह में पाए जाते हैं। और विटामिन डी जो है वो सनलाइट धूप में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है। तो ये आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस से जो है कंप्यूटर की पहचान की जाती है, किसी कंप्यूटर से क्या हो रहा है। तो जो कोई हैकिंग होती है या फिर कोई गलत काम करता है, कोई असामाजिक कार्य करता है, तो उसकी पहचान के लिए, उसको पकड़ने के लिए जो है वो आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। उसी की वजह से उसकी पहचान हो पाती है कि कौन सा व्यक्ति था और कहाँ से उसका इंटरनेट था। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ललितपुर। अभी ये प्रश्न जो है हम लोगों को मिला था ग्रामीण विकास की पुस्तक में, घटना चक्र की, जो पुस्तक अपलोड भी की जा चुकी है, जिसके 3-4 लेक्चर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, बाकी आते रहेंगे बराबर समय समय पर। तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा, ये सीधा प्रश्न वहीं से बन रहा है, वहाँ पे सीधा दिया हुआ है। और इसके सिवा भी ललितपुर में यूरेनियम भी पाया गया है उत्तर प्रदेश में, जो प्रश्न में बनता है। तो सही जवाब है तांबा जो है वो ललितपुर में, और प्लस यूरेनियम भी ललितपुर में ही पाया जाता है उत्तर प्रदेश के जिलों में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो ये वाराणसी में है, कई बार आ चुका है, आप लोग इसे विशेष ध्यान दें। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई।
तो इसमें 24.1 वृद्धि दर्ज की गई। ये चूंकि डाटा ये काफ़ी पहले का है, तो अपडेट करके आप लोग डाटा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ। फिर उसके बाद फिर आते हैं बागवानी उत्पादन में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है। तो इसका सही जवाब होगा 2.93%। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं कुल बागवानी फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने मिलियन हेक्टेयर हो गया है। तो 27.23 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना संबंधित है। विशेष इस्पात एक मूल्यवर्धित इस्पात है, तो ये पहला सही है। उक्त योजना से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार समेत 5,25,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा, तो ये भी सही है। इस योजना का क्रियान्वयन 5 वर्षीय अवधि में किया जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय आप देखिए कि जो ऑप्शन बन रहे हैं वो ऑप्शन कैसे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सब जगह पॉजिटिव अप्रोच दिख रहा है, तो पॉजिटिव अप्रोच योजना में क्योंकि ये भविष्य में होगा, ऐसी गारंटी तो आज के लिए है नहीं, तो भविष्य में होगा तो हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। अगर इसमें डिजिट में 10-5 हज़ार ऊपर नीचे भी करते हैं तो हाँ होगा, उसे माना जाता है कि इतना होगा। तो इसी हिसाब से आप इसके ऑप्शन अगर डी दिया हुआ है कि सभी हैं तो सभी ज़्यादा चांसेज होते हैं सही होने के। नेक्स्ट आइए देखते हैं केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो उसका जो वर्तिकाग्र भाग होता है यह उपयोग में लाया जाता है, जिसे स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा बोला जाता है जिसे अंग्रेजी में, वो उपयोग में लाया जाता है। तो आप लोग बहुत से लोग लिए होंगे, देखे होंगे, आप लोगों को पता होगा वो एक भाग होता है वर्तिकाग्र का। नेक्स्ट आइए देखते हैं जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। तो ये जो खेती तरीका है जाबो, ये उपयोग होती है नागालैंड में। असल में ये चावल की खेती के लिए एक तरीका है जिसका उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब होगा नागालैंड। एनपीके के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है। तो जो संस्तुति की गई है वो की गई है 4:2:1 के बीच में। एनपीके है क्या, तो एन का होता है नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर पोटेशियम। ये तीनों के मिक्सर से उर्वरक है जो खेतों में प्रयोग होता है पौधों की वृद्धि के लिए और उसके विकास के लिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में से की गई। तो ये वाराणसी से की गई है, वाराणसी में, और मार्च 2021 में शुरू की गई ये योजना है 2021 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट है देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो ये भी बनारस में ही बनाया जा रहा है, जिसे वाराणसी बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें, क्योंकि ये सब यूपी के फैक्ट हैं और यूपी की परीक्षाओं में यूपी के फैक्ट आने के चांसेज बराबर बने रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व की ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया जाता है। तो योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ये भारत सहित अन्य देशों में 2015 से शुरू किया गया, पहला योग दिवस 2015 में मनाया गया था, तब से ये निरंतर चल रहा है। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। तो इसका सही जवाब है 33%, 1/3 जो है वो आरक्षित होना चाहिए। ऐसा प्रावधान हम लोगों के संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जब पंचायती राज को जोड़ा गया तो उसमें ये प्रावधान किए गए हैं, तो 33% होना चाहिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें लखनऊ होगा, जबकि अगर आपको कालक्रम के हिसाब से बताएं, क्रम के हिसाब से, तो पहले नंबर पे इलाहाबाद आता है, और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो मुरादाबाद, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद, और चौथे नंबर पे आपका आजमगढ़ आता है, फिर पाँचवें नंबर पे आपका लखनऊ आता है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखें, लखनऊ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, तो लखनऊ 5वें नंबर पे है, इसके ऊपर
4 जिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ये बट्टा प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पूसा गोल्ड किस्म है? तो ये सरसों की एक किस्म है पूसा गोल्ड। ये भी हम लोगों का लेक्चर में कंप्लीट हो गया है, ग्रामीण विकास वाले लेक्चर में। तो ऐसे प्रश्न वहाँ पे अच्छे खासे हैं जो हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किए हैं। तो पूसा बड़ुआ, पूसा महक, पूसा अग्रणी, अन्य प्रकार की जो पूसा गोल्ड की किस्में हैं, पूसा धान की, सरसों की, माफ़ कीजिएगा धान बता रहे हैं आपको, सरसों की जो किस्में हैं ये अन्य नाम से जानी जाती हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो इनके द्वारा किया गया जो संस्तुति था वो द्विस्तरीय बोला जाता है, द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था के लिए बोले थे, जबकि बलवंत राय मेहता जी जो थे वो त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में प्रावधान किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी? अर्थात किस राज्य पे ये लागू नहीं होगी? तो ये है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए, इन 3 राज्यों पे लागू न होकर बाकी सभी राज्यों पे लागू है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखें, ये एक फैक्ट है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का। तो ये सभी का करता है। ऐसे प्रश्न में आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सही होने के चांसेस रहते हैं और सही भी होते हैं, 90 से 95% ये ऑप्शन डी ही सही होता है कि सभी की हिस्सेदारी उसमें पार्टिसिपेट होता है, उसके बाद ही पंचायत का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ये आता है, स्वच्छता भी आता है और जनोपयोगी सेवा ये भी आता है, जबकि सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है ये कार्य स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं, केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि केंद्र और राज्यों के बंटवारा के लिए पहली बार जो है गडगिल सूत्री कार्यक्रम चला था। और दूसरा फैक्ट इसमें जो है वो डेट है, इसका सन है, तो ये 1969 टू 70 तक लिया गया है। और अगर इस गडगिल जी के बारे में बात करें तो ये वित्त आयोग जो हम लोगों का 5वां वित्त आयोग था, 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो उसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानोत्तर संस्था है? तो संविधानोत्तर संस्था का मतलब ये हुआ कि जिसका जिक्र संविधान में न हो, जिसे कानून के द्वारा या अन्य विधि के द्वारा निर्माण किया गया। तो ये योजना आयोग है जिसका निर्माण 2015 में किया गया था। 2015 में ये समाप्त किया गया, पहले चल रहा था। इसके स्थान पर 2015 में नीति आयोग आ गया है, इस समय नीति आयोग चल रहा है। और अगर प्रावधान की बात करें तो लोक सेवा आयोग का जो है वो संविधान में जिक्र है, तो ये अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है। एक सेकंड आप लोग नोट भी कर लें। तो लोक सेवा आयोग ये 315 के अंतर्गत आता है, जबकि वित्त आयोग 280 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 280। और चुनाव आयोग की बात करें तो ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो सुझाव कृषि जोत पे जो कर लेने का सुझाव दिया था, तो ये राज्य समिति के द्वारा दिया गया था। और ये समिति जब सुझाव दी थी तो ये 1972 में ये सुझाव दिया गया था कि जो किसान द्वारा लैंड जोता जाता है उस पर कुछ कर दिया जाए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका जो है वो गेहूं पे पड़ा था। गेहूं पहले नंबर पे गेहूं है, और उसके बाद अगर ध्यान दें तो दूसरे नंबर पे हम लोगों का चावल आता है, अन्य फसलें बाद में आती हैं। हरित क्रांति जो है, ये ग्रीन रिवोल्यूशन जो था ये लागू कब हुआ था? तो ये 1966 से 67 में 1966 टू लेकर 67 तक चला था।
काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये। और हम लोगों के देश के जो जनक माने जाते हैं भारत के हरित क्रांति के, तो MS स्वामीनाथन माने जाते हैं, जबकि विश्व के नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। ये सभी फैक्ट जो है वो घटना चक्र ग्रामीण विकास में कंप्लीट किया जा चुका है। तो आप लोग वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में आप उसे देख लें, तो बहुत से प्रश्न आपके ऐसे ही बनते चले जाएंगे। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो इसका सही जवाब होगा कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ऑप्शन नंबर सी जो है ये फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP का निर्धारण करता है। नाबार्ड जो है ये लोन देता है ग्रामीण विकास के लिए। और उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये अनुसंधान के लिए कार्य करता है, कृषि में जो अनुसंधान कार्य है। उसके बाद फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो इसमें से हम लोगों को देखना है कि विशेषता कृषि की नहीं है जो भारतीय कृषि है। भारतीय कृषि में प्रकृति पर अधिक निर्भरता, तो प्रकृति पर हमारे यहाँ के किसान बहुत निर्भर होते हैं, तो ये सही बात है, ये तो सही है। उत्पादकता का निम्न स्तर, बहुत उत्पादकता भी नहीं हो रही है, अन्य देश काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पा रहे हैं उतने कम लैंड में ही, तो ये भी सही है। फसलों की विविधता, विभिन्न प्रकार के फसल बोए जाते हैं, तो ये भी सही है। जबकि बड़े खेतों की प्रधानता, ऐसा नहीं है, हम लोगों के यहाँ छोटे छोटे लैंड ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है, यह योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए है, तो ये सिर्फ गरीब महिलाओं के लिए नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य BPL परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, तो हाँ ये सही है, दूसरा सही है, जबकि पहला गलत है। BPL परिवारों के लिए है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, जिसे गरीब परिवार या तो बोला जाता है, उनको LPG कनेक्शन देने के लिए ये योजना चलाई गई है। और ये इस योजना की जो शुरुआत होती है वो 1 मई को 2006 से शुरू होती है, 2006 से। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका ये है। तो हम लोगों का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो आइए कूट देखते हैं, कूट में ऑप्शन नंबर डी देखिए, केवल दूसरा सही है। उसके बाद फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करने का प्रश्न है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, उन्हें मिलाना है। तो इसमें पहला जो दिया गया है स्वयं जल धारा योजना, तो ये योजना जो है ये ग्रामीण जलापूर्ति के लिए किया गया है, तो पहले का जो है वो 2 बनेगा। और फिर दूसरा है हरियाली योजना, तो हरियाली योजना वाटर सेट प्रबंधन के लिए है, तो ये इसका 3 बनेगा। और सी तीसरा जो देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ये ग्रामीण स्वरोजगार के लिए दिया गया है, तो ये इसका 4 बनेगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये ग्रामीण संपर्क के लिए है, तो इसके पहला बनेगा। तो हम लोगों का कूट जो बना 2 3 4 1। आइए अब देखते हैं 2 3 4 1 सही जवाब है हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आधार एक कार्यक्रम है, तो पूछा गया है कि आधार है क्या। तो आधार जो है वो भारतीय नागरिकों की पहचान उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम है, तो इसमें सही जवाब हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। इसमें टोटल कितने नंबर होते हैं आप लोग याद रखिए, तो टोटल 12 नंबर होते हैं आधार में। और ये इसकी शुरुआत 2009 से शुरू हुई थी और तब से चल रही है। और उसके बाद इसमें जो अंकों की संख्या 12 होती है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में। तो उसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है, महिला सुरक्षा के लिए चालू किया गया ये कार्यक्रम है, तो आप लोग ध्यान में रखें, भूलें ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टेस्ट का, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो ये स्वावलंबन योजना जो है ये महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए योजना है, जो महिलाओं के कौशल और रोजगार के लिए कार्य करती है। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने तीसरा टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिया यूथ पब्लिकेशन का, जो लेखपाल के लिए है।
तो आप लोगों ने मित्रों चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो लगा हो, और प्लस कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि आपको कैसा लगा, आप लोगों एक्सप्लेनेशन ये कैसा लग रहा है, कार्यक्रम आगे कंटिन्यू रखा जाए या तो फिर इसे यहीं रोक दिया जाए। आप लोगों का फीडबैक सर्वोपरि रहता है। तो आप लोगों का प्यार और सहयोग ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।